हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। तो हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग, जिसमें कि हम आज चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से। जो डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जो समय के साथ इवॉल्व होते गए हैं, और हर फर्म अलग अलग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती है, या कोई पर्टिकुलर जो मतलब कोई भी फर्म है, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ज़रूरी नहीं कि वो एक किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करे। वो मिक्स भी, जो ये कॉन्सेप्ट्स हैं उनका मिक्स भी फॉलो कर सकती है, मतलब किसी प्रोडक्ट के लिए कोई सा कॉन्सेप्ट और किसी प्रोडक्ट के लिए कोई कॉन्सेप्ट। तो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपने 12th में भी पढ़ रखे होंगे ऑलरेडी, लेकिन फिर भी हमारी ड्यूटी बनती है थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की, अगर हम सेमेस्टर्स या जो अपने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए रिलेवेंट होने वाला है अगर आप एंट्रेंस देने जा रहे हो एमकॉम या बीकॉम का, या फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स को परसू कर रहे हो तो। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि कॉमर्स नेशन के ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्सेज शुरू हो गए। तो अगर आप एडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हो बीकॉम एंट्रेंस और एमकॉम एंट्रेंस के लिए, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। इसके अलावा हमसे जुड़ने के लिए आप कॉमर्स नेशन की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपको प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। तो चलिए अब हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, जो कि है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केटिंग का जो इवोल्यूशन है, यानी वो निकल के कहाँ से आया, कैसे उसकी ज़रूरत महसूस हुई, और कैसे टाइम के साथ में मार्केटिंग का डेवलपमेंट हुआ। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपको स्टेज दिख रही है वो है नियोलिथिक पीरियड और सेल्फ सफिशिएंट स्टेज। इसका मतलब वही पूरा पाषाण काल जो चलता था, जिस समय पत्थर वगैरह लोग यूज़ करते थे, जस्ट मतलब बोला गया कि स्टोन एज था। ठीक है, न्यू स्टोन एज, ठीक है, नव पाषाण काल, सॉरी पूरा पाषाण नहीं, नव पाषाण काल इंग्लिश में ही जान लीजिए। न्यू स्टोन एज थी। एग्रीकल्चर और डोमेस्टिक एनिमल्स द बस शुरू ही हुआ था, मतलब लोगों ने खेती करना शुरू किया था और जानवरों को पालना शुरू किया था। इसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो स्टार्ट हो गई थी, यानी कि लोग खेती वगैरह करने लगे थे। लेकिन जहाँ पे खेती के ऊपर पूरी तरह कृषि के बेस पे अगर आपकी इकोनॉमी है, तो वहाँ पे क्या होता था कि सबकी फैमिली जो थी वो बहुत स्मॉल होती थी, और लोग खुद से ही अपने लिए सारा प्रोडक्शन कर लेते थे। यानी क्या उनको कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है, क्या पीना है, ये सब खुद से उगा लेते थे, बना लेते थे, अपने रहने का भी बंदोबस्त कर लेते थे। तो उन्हें किसी से एक्सचेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। उन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो खुद से उसको प्रोड्यूस कर लेते थे। इसकी वजह से इस एज में मार्केटिंग जो है वो एब्सेंट थी, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट एब्सेंट था, किसी को एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। फिर जो इवोल्यूशन होता है उसके बाद जो सेकंड स्टेज आती है वो आती है एक्सचेंज ओरिएंटेड स्टेज। तो जब सिविलाइजेशन थोड़ा बहुत हुआ तो लोगों ने क्या किया कि खाना बदोश जीवन उनका ख़त्म हो गया। वो नदियों के किनारे घर बसा के रहने लगे, खेती करने लगे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि सरप्लस प्रोडक्शन भी होने लगा, ज़्यादा लोगों के पास होने लगा। तो उन्होंने सोचा कि जो हमारे पास हमारी ज़रूरत से ज़्यादा है, क्यों ना इसको किसी और को दे के हमारी ज़रूरत की जो चीज़ हो वो ली जाए। तो इसकी वजह से वो बार्टर सिस्टम इवॉल्व हुआ, और फिर लोग एक दूसरे से सरप्लस वाली चीज़ें एक्सचेंज करने लगे। लेकिन बाद में फिर धीरे धीरे ज़रूरत महसूस हुई कि ऐसे ढूंढ पाना कि किसके पास क्या सरप्लस है, हमें वो ज़रूरत है, ऐसे मुश्किल हो जाएगा। तो कोई एक सेंट्रल प्लेस या लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे लोग जाके अपने एक्सचेंज को स्मूथली कर सके, मतलब जो उन्हें ज़रूरत हो वहाँ मिल सके। तो उसकी वजह से फिर मार्केट एग्जिस्टेंस में आए। ठीक है, और लोगों को जो भी कुछ खरीदना होता था वो अपने पास के एरिया में जो भी मार्केट था वहाँ जाके सेल करते थे और ख़रीद लेते थे। तो ये अपीरियंस जो था वो उसकी वजह से सेलिंग और एक्सचेंज जो है वो फर्स्ट स्टेज इस मार्केटिंग के इवोल्यूशन में ये देखा गया, एक्सचेंज ओरिएंटेड स्टेज। इसके बाद प्रोडक्शन ओरिएंटेड स्टेज आई, यानी जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता गया, फैक्ट्रीज़ अर्बन एरियाज़ में लगने लगी, और वो फैक्ट्रीज़ जो है वो मास प्रोडक्शन करने लग गई, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन ऑटोमेटिक मशीन्स से होने लगा। इसकी के बाद लोगों का ये विश्वास हो गया कि अगर प्रोडक्ट में क्वालिटी है और उसका प्राइस रीजनेबल है, तो प्रोड्यूसर जो है
वो आराम से अब उसको सेल कर सकता है और प्रॉफिट भी कमा सकता है, यानी कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट खरीदेगा ही खरीदेगा। तो यहाँ पे प्रोड्यूसर ने ज़्यादा ध्यान किस पे दिया, प्रोडक्शन पे, ना कि उसका कंजम्पशन कैसे हो रहा है या कंज्यूमर जो है वो उससे सेटिस्फाई है या नहीं। तो अल्टीमेट गोल जो था मार्केटिंग का इसमें वो प्रोडक्शन था। इसके बाद जो फोर्थ स्टेज आई वो आई सेल्स ओरिएंटेड स्टेज। तो इसमें क्या था कि हमें ये नहीं, प्रोडक्शन पे नहीं ध्यान देना है, हमको जो भी हमने प्रोड्यूस किया है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है, यानी सेल्स की वॉल्यूम हमको बढ़ानी है, ना कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इस स्टेज में जो भी प्रोड्यूसर था वो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ अप्लाई करके, जो प्रमोशनल एफर्ट्स थे उनको अप्लाई करके अपने प्रोडक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाह रहा था। फिर फिफ्थ स्टेज आती है मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज, जो कि आज के समय में भी आप इसको फील कर सकते हो। इसमें क्या था कि सिर्फ ये नहीं देखना है कि हम क्या बना रहे हैं उसको सेल करना है, हमें कस्टमर की नीड और वांट को रिकॉग्नाइज करना है, फिर उस हिसाब से हमें प्रोडक्ट बनाना है। और इसमें क्या हुआ, फर्म ने स्टार्ट कर दिया मार्केटिंग करना प्रोडक्ट का, ना कि सेल करना। यानी प्रमोशनल एफर्ट्स तो करने हैं, लेकिन उस प्रमोशनल एफर्ट को करने से पहले जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उस समय भी कस्टमर्स की नीड और वांट्स को ध्यान में रखते हुए हम प्रोडक्ट बनाएंगे। कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाना है, भले ही वो हाई क्वालिटी का ही क्यों न हो, हाई क्वालिटी होने के बावजूद भी आपका प्रोडक्ट जो है वो सोल्ड आउट नहीं हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो आती है कस्टमर ओरिएंटेड स्टेज। तो जैसे मार्केटिंग ओरिएंटेड स्टेज में हमने नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई किया, लेकिन वहाँ पे वो पर्टिकुलर नीड और वांट जो है कस्टमर की, क्या वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही, इस चीज़ पे हमने ध्यान नहीं दिया। जब कंज्यूमर ओरिएंटेड स्टेज आई तो इसमें हमने ये तो रियलाइज़ किया ही कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है, उसकी नीड क्या है, उसकी वांट क्या है। इसके बाद हमारे प्रोडक्ट के लिए उसका रिएक्शन क्या है, क्या वो कंज्यूमर जो है वो सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है कि नहीं, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। यानी इस स्टेज में कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन पे सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। इसमें देखा गया कि हम ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करें जिसकी वजह से जो कस्टमर हो वो सेटिस्फाई हो, यानी वो जिसको कहते हैं रिपीटेड परचेज करता रहे, सिर्फ एक बार परचेज करने के बाद हमारी फर्म को वो छोड़ न दे, हमारा लॉयल कस्टमर बन जाए। तो इस तरह हमारा जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट था वो इवॉल्व हुआ है डिफरेंट स्टेजेस में, जिसमें हमने 6 स्टेजेस पढ़ी हैं। इसके बाद जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, उसकी मीनिंग की बात करते हैं। तो हमें पता है कि जो ये मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो इस समय बिजनेस एक्टिविटी को डायरेक्ट करने वाला है। यानी कोई भी फर्म है, अभी हम जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो कोई भी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक कॉन्सेप्ट ही वो अपना ले, जैसे कि प्रोडक्ट और सेलिंग, दोनों कॉन्सेप्ट को वो साथ में लेके भी चल सकती है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हमें अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना है। ठीक है, तो फर्म्स क्या कर रही हैं, क्वालिटी प्रोडक्ट भी बना रही हैं और उसको सेल करने के लिए, अपना सेल्स वॉल्यूम बढ़ाने के लिए एफर्ट भी कर रही हैं। तो कोई एक ही कॉन्सेप्ट कोई फर्म फॉलो करे ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का कुछ पॉइंट्स दिए, इसी से आपको मीनिंग इसकी समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद फिलिप कोटलर की एक डेफिनेशन देख लेंगे, इतना काफ़ी हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर में ये नहीं पूछता है, आपसे कॉन्सेप्ट्स पूछेगा, उसमें 2-4 लाइन आपको मीनिंग और डेफिनेशन में भी लिखनी होगी, उसके लिए इतना काफ़ी है। तो ये पॉइंट्स अगर आप लर्न कर लेते हो तो आपका जो आंसर है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव बन जाएगा। तो सबसे पहला क्या है कि हमको आइडेंटिफाई करना है कि हम जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका मार्केट क्या होगा, उसके टारगेट कस्टमर्स क्या होंगे। जैसे कि हम बेबी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो हमारे जो टारगेट कस्टमर्स हैं वो न्यू बॉर्न बेबीज़ होंगे, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन्स का है, या हिमालय ने भी अपनी एक रेंज निकाली है बेबी प्रोडक्ट्स की, डव की भी अब बेबी प्रोडक्ट्स की रेंज आ गई है। तो हमको पहले ये फोकस करना है कि हमारा टारगेट मार्केट क्या होगा। इसके बाद उस टारगेट मार्केट में जो कंज्यूमर्स हैं उनकी नीड्स और वांट्स को हमको देखना होगा। जैसे कि अगर हम बेबी प्रोडक्ट्स देखते हैं, मान लीजिए कि हम शैम्पू देखते हैं, तो शैम्पू माइल्ड होना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चों के आँख में अगर शैम्पू लगेगा तो वो रोएंगे, और फिर जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं, वो ख़रीदना पसंद नहीं करेंगे। तो शैम्पू जो है वो केमिकल फ्री होना चाहिए, हार्श नहीं होना चाहिए, माइल्ड शैम्पू होना चाहिए। तो ये नीड एंड वांट्स को हमने क्या कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया। फिर उसके बाद हम वैसे ही प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे जो पैराबीन फ्री हों, सल्फेट फ्री हों, क्योंकि हम बेबीज़ पे वो प्रोडक्ट
यूज़ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नीड एंड वांट्स को हमको क्या करना है, उसी के हिसाब से क्रिएट करना है प्रोडक्ट्स को। इसके बाद सेटिस्फाइंग द नीड्स ऑफ कंज्यूमर्स बेटर देन कॉम्पिटिटर्स, यानी ठीक है डव भी है, हिमालय भी है और आपका यहाँ पे जॉनसन एंड जॉनसन्स भी है, लेकिन ये तीनों कॉम्पिटिटर्स हैं। अब जॉनसन एंड जॉनसन्स ये कोशिश करेगा कि हम उसी नीड और वांट को सेटिस्फाई करें बट बेटर देन हिमालय एंड डव, ये भी आपके मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में आ जाएगा। इसके बाद ये सारी जो चीज़ें हैं हमको करनी तो है ही, मतलब कस्टमर को टारगेट करना है, उनकी नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर अपने प्रोडक्ट को भी क्रिएट करना है और वो प्रोडक्ट हम कस्टमर तक पहुंचाएं कंपटीटर्स से अच्छी तरीके से, मतलब रीजनेबल प्राइस हो, क्वालिटी भी अच्छी हो, पैकेजिंग भी अच्छी हो, अट्रैक्टिव हो हमारा प्रोडक्ट, ये सब कुछ करना है। लेकिन अगर ये सब कुछ करने के बाद हम अब प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हैं तो हम उसे सक्सेसफुल मार्केटिंग नहीं कहेंगे। यानी ये सब करते हुए हमें प्रॉफिट भी अर्न करना है, तब हमको एक सक्सेसफुल मार्केटर कहा जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है, तो देखिए फिलिप कोटलर, जिनको मार्केटिंग का फादर भी कहा जाता है, उनकी डेफिनेशन यहाँ पे देख लेते हैं हम। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द की फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, क्योंकि आप मार्केटिंग का यूज़ करके ही क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट की डिमांड को बढ़ा सकते हैं और इसकी वजह से आपका सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉफिट ही क्या है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फर्म के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए, और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होगा तभी फर्म के ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स भी फुलफिल हो पाएंगे। फिर इसमें क्या होता है, द नीड्स एंड वांट्स ऑफ टारगेट मार्केट की हमको डिटरमाइन करनी है एंड डिलीवरिंग द डिज़ायर्ड सेटिस्फैक्शन। जो भी कस्टमर है, जो भी टारगेट मार्केट में कस्टमर्स हैं, वो जैसा सेटिस्फैक्शन चाहते हैं वो हमें प्रोवाइड करना है मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली देन कॉम्पिटिटर्स। तो ये देखिए जो पांचों पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, ये पांचों पॉइंट को ये जो कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है बहुत अच्छे से कवर करती है। यानी अगर ये डेफिनेशन आप लर्न करते हो तो साथ में ये पांचों पॉइंट्स भी आपको लर्न हो जाएंगे। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। हम तो इसी डेफिनेशन के लिए आपको सजेस्ट करेंगे कि इसी को लीजिए। बाकी आपको अगर आगे की जो ये डेफिनेशंस है अगर आपको ईजी लगती हैं तो आप इसके लिए भी जा सकते हो। इसके बाद हमने देख लिया कि इवोल्यूशन क्या है मार्केटिंग का, ठीक है, कैसे मार्केटिंग का जन्म हुआ, कैसे हम लोग करने लगे एक्सचेंज। उसके बाद हमने मार्केटिंग की मीनिंग भी देख ली, डेफिनेशन भी देख ली। इसके बाद हम चलते हैं डिफरेंट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स पे जो हमने 12th में पढ़ रखे होंगे। हाँ, मानते हैं कि हमने बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं पढ़ रखा होगा। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, जैसे इवॉल्व हो रही थी स्टेज उसी तरीके से कॉन्सेप्ट्स भी दिए हुए हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसको सबसे ओल्डेस्ट कॉन्सेप्ट माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रोड्यूसर जोर देता है कि अगर हम अपने प्रोडक्ट्स को इनएक्सपेंसिव बनाएंगे, यानी सस्ते प्रोडक्ट्स बनाएंगे और वो इजीली अवेलेबल होंगे कस्टमर्स के पास, यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन की वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो कस्टमर के पास इजीली अवेलेबल प्रोडक्ट होगा और वो इनएक्सपेंसिव होगा तो वो ज़रूर से ज़रूर बिकेगा ही। तो यहाँ पे देखिए बोला गया कि इट होल्ड्स दैट कस्टमर विल प्रेफर प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल, मतलब हर जगह अवेलेबल है और इनएक्सपेंसिव है। तो जो भी प्रोडक्शन मैनेजर्स थे उन्होंने फोकस किया कि हमको कंसंट्रेट करना है हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, हम लो कॉस्ट पे करें और उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, यानी कस्टमर तक वो प्रोडक्ट इजीली अवेलेबल हो सके। ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई। मतलब यहाँ पे ये माना गया कि जो कस्टमर है वो मेनली कंसर्न्ड है सिर्फ प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी और उसके लो प्राइसेस से। ठीक है, कि अगर कस्टमर को अफोर्डेबल प्रोडक्ट मिल जाता है और वो इजीली एक्सेसिबल है तो कस्टमर उसको पाके ही सेटिस्फाई रहेगा। कस्टमर का प्राइमरी जो डिमांड है वो इसी चीज़ पे बेस्ड है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसके बाद आता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जो कि फोकस करता है कि कंज्यूमर जो है वो ऐसे प्रोडक्ट्स प्रेफर करते हैं जो ग्रेट क्वालिटी के हों और अच्छा प्राइस भी हो और उनकी अवेलेबिलिटी उनके लिए मैटर नहीं करती। अवेलेबिलिटी डजंट इन्फ्लुएंस देयर परचेज डिसीजन। तो कंपनी ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करेगी जिसका ग्रेट क्वालिटी हो, और ग्रेट क्वालिटी होगी तो जाहिर सी बात है कि वो एक्सपेंसिव होगा। तो यहाँ पे
कंपनी ये नहीं ध्यान देती कि हमको कॉस्ट कटिंग करनी है, हमको कॉस्ट एफिशिएंसी के साथ में प्रोडक्ट बनाना है। मैनेजर फोकस करते हैं इस कॉन्सेप्ट पे कि सुपीरियर प्रोडक्ट्स बनाने हैं जो कॉम्पिटिटर्स से अच्छे हों, और वो टाइम टू टाइम हम उनको इम्प्रूव करते रहें। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का भी समझ में आ गया कि बेटर क्वालिटी प्रोवाइड करनी है रीजनेबल प्राइस पे, तो हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाई होगा और ले भी जाएगा हमारे प्रोडक्ट्स। इसके बाद सेलिंग कॉन्सेप्ट की बात आती है। तो सेलिंग में यहाँ प्रोडक्शन और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट फोकस करते थे कि हमको प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। प्रोडक्शन में ही एक क्या कहता था, ज़्यादा प्रोडक्शन करना है इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स का, और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करना है। जबकि सेलिंग कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन पे फोकस नहीं करता है, वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक्चुअल सेल पे फोकस करता है कि सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है वो एवरी पॉसिबल एफर्ट करेगा जिससे कि प्रोडक्ट सेल हो सके, चाहे क्वालिटी कुछ भी हो प्रोडक्ट की, चाहे नीड कुछ भी हो कस्टमर की, उसको बस सिर्फ क्या करना है, उस प्रोडक्ट को एग्रेसिव सेलिंग पॉलिसी अपना के सेल करना है, ना कि देखना है कि हमारे कस्टमर का रिलेशन बिल्डअप हो। यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो सकता है कि दोबारा वो कस्टमर हमारा प्रोडक्ट लेने ना आए, लेकिन अभी हमारा जो है वो सेल्स वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, मतलब सेल्स वॉल्यूम क्लियर होते जाना चाहिए। इसके बाद आता है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, जो कि बिलीव करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेल करना है, सेलिंग के साथ साथ हमको ऐसे प्रोडक्ट को सेल करना है जो कस्टमर की नीड और वांट के हिसाब से बनाए गए हों। तो यहाँ बोला गया कि अ बिजनेस एम्स टू अंडरस्टैंड द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर। ये एग्जीक्यूट करता है ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो कि मार्केट रिसर्च के साथ ही शुरू होती है, जहाँ पे हम देखते हैं मार्केटिंग में रिसर्च करते हैं कि कस्टमर की नीड एंड वांट क्या है। यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ये पुल स्ट्रेटेजी पे है, ठीक, कि हम उनकी नीड एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हुए अपने कस्टमर्स के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को बनाएं, और ऐसे प्रोडक्ट बनाएं जो उनको वैल्यू डिलीवर करें मोर देन आर कॉम्पिटिटर्स। जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे ज़्यादा वैल्यू होनी चाहिए, यानी जो कस्टमर्स हैं वो हमारे ब्रांड को हमेशा प्रेफर करें, जब भी वो अपनी मतलब कुछ भी खरीदने जाए तो हमारे ब्रांड्स को प्रेफर करें। तो इसे हम कहेंगे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद आता है एक सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। यहाँ पे क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के जैसे ही सारी चीज़ें फॉलो करनी है, लेकिन एक सोसाइटल वर्ड जुड़ गया है जिसकी वजह से हमको सोसाइटी की वेल बीइंग को ध्यान में रखते हुए सारे काम करने हैं। यानी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना है, कंज्यूमर से रिलेशन बनाना है, बेटर वैल्यू प्रोवाइड करनी है, कंज्यूमर वेलफेयर और सोसाइटल वेलफेयर पे ध्यान देना है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। तो इसमें सोसाइटल वर्ड आ जाने से हमको सोशल और एथिकल कंसिडरेशन भी अपने मार्केटिंग प्रैक्टिसेस में डालना होगा। यानी हम ऐसी मार्केटिंग करें जो सोसाइटी को हार्म ना पहुँचाए और कंज्यूमर और सोसाइटी का वेलफेयर भी करे। तो ये रहे पांचों कॉन्सेप्ट जो हमको पढ़ने थे। इसके बाद एक क्वेश्चन 4 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके वेरियस पॉइंट्स पे बेसिस पे हम इस डिस्कशन कर लेते हैं डिफरेंस का। सबसे पहला जो बेस है वो है फिलॉसफी के बेसिस पे तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो कस्टमर की नीड पे फोकस करता है और सेलिंग कॉन्सेप्ट सेलर्स की नीड पे फोकस करता है। ओरिजिन क्या है, ये नया अप्रोच है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और सेलिंग जो है वो क्लासिकल या ट्रेडिशनल अप्रोच है क्योंकि ये कस्टमर ओरिएंटेड नहीं है। स्कोप क्या है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का स्कोप जो है वाइडर है क्योंकि बाकी सारी अलाइड एक्टिविटीज़ को भी ये इसमें इंक्लूड करता है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, बहुत सारी चीज़, प्रमोशनल एफर्ट्स जो हो गए। सेलिंग का स्कोप क्या है, लिमिटेड है ओनली टू द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम मास डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान दें। ओरिएंटेशन क्या है, मार्केटिंग जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, सेलिंग जो है वो प्रोडक्ट ओरिएंटेड है। ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, लेकिन कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन के थ्रू हमको प्रॉफिट अर्न करना है। और सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकस करता है कि हमें प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, यानी अपनी सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा के हमको प्रॉफिट अर्न करना है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का नेचर है हैज़ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, यानी अगर आप मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सर्वाइव कर पाओगे मार्केट में, क्योंकि इसका जो
फोकस है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि कस्टमर को हमको लॉयल बनाना है, कस्टमर रिलेशन बिल्डअप करना है। जबकि सेलिंग का बहुत शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है, हमें बस देखना है कि इस समय हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो सेल हो जाना चाहिए। बाद में वो प्रोडक्ट सेल होता है कि नहीं, वो कस्टमर दोबारा हमारे पास आता है कि नहीं, इस पर हमको ध्यान नहीं देना है। तो 6 बेसिस है, बहुत ईजी डिफरेंस है, आप आराम से इसको समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। आगे हमने सिलेबस में देखा है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात की गई है। मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की बात करें तो इसका इंट्रोडक्शन में बस ये जान लीजिए कि कस्टमर ओरिएंटेड मार्केटिंग होती है, यानी पूरी तरह से कस्टमर्स पे बेस्ड, यानी आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करके भी कैसे हमको कस्टमर्स से रिपीटेड बाइंग करानी है, ये ध्यान देता है हमारा मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड प्रोसेस बोला गया है मॉडर्न मार्केटिंग को, कि आइडेंटिफिकेशन करना है, फिर असेसमेंट करना है, फिर सेटिस्फैक्शन करना है उन्हीं वांट्स का। यानी पहले वांट्स को आइडेंटिफाई करना है, फिर उन वांट्स को एसेस करना है कि किस तरह हम ऐसा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसके ह्यूमन की वांट्स को सेटिस्फाई कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका फीचर देख लेते हैं मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स का। सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट फीचर है कस्टमर ओरिएंटेशन। ठीक है, कस्टमर ओरिएंटेशन मॉडर्न मार्केटिंग का आप मान लीजिए कि बेस है, उसके बिना मॉडर्न मार्केटिंग जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो जितने भी बिजनेस हैं उनकी जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो कस्टमर्स के अराउंड ही मूव करती हैं, यानी कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। इसमें है ऑल मार्केटिंग डिसीजन शुड बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर की डिमांड। मतलब जैसे आप मोबाइल फ़ोन ही देख लीजिए, अगर आप आज एक मोबाइल फ़ोन लेते हैं और नेक्स्ट डे ही आपको आपका मोबाइल फ़ोन जो है वो पुराना लग जाने लगता है, क्योंकि उसी का प्रो मैक्स कौन कौन से वर्जन आ जा रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें कुछ एडिशनल फीचर ऐड कर दिया जा रहा है जो कंज्यूमर की डिमांड से है। फिर आपको लगने लगता है कि अरे मेरे फ़ोन में तो ये फीचर नहीं है, ये फीचर नहीं है। तो दिन पे दिन आप मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री को देख लीजिए कितना ज़्यादा ग्रो कर रही है। कस्टमर की डिमांड, पहले मोबाइल फ़ोन सिर्फ बात करने के लिए आते थे, इस समय क्या है कि मोबाइल फ़ोन से लोगों को फ़ोटो भी खींचनी है, गेमिंग के लिए भी है, इसके अलावा व्लॉगिंग करनी है, सब चीज़ के लिए मोबाइल फ़ोन्स यूज़ हो रहे हैं। मोबाइल फ़ोन जल्दी चार्ज भी हो जाए, उसका साउंड क्वालिटी भी अच्छी हो, उसका बैटरी बैकअप भी अच्छा हो, मतलब बहुत सारे फीचर्स हमको चाहिए। और वही कस्टमर की डिमांड है जिसके हिसाब से जो मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ हैं वो मोबाइल को बना भी रही हैं, क्रिएट भी कर रही हैं कि रैम भी ज़्यादा हो, इंटरनल स्टोरेज भी उसका ज़्यादा हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ये कस्टमर ओरिएंटेशन का हो गया। इसके बाद हो गया मार्केटिंग रिसर्च, यानी अब जो मॉडर्न मार्केटिंग है इसमें सबसे पहले आपको रिसर्च कंडक्ट करनी होगी, देन जाके आप कोई भी ऐसा प्रोडक्ट बना पाओगे जो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो सबसे पहले कि व्हाट बिजनेस आर वी इन, मतलब कौन सा बिजनेस हम कर रहे हैं, हमारे कंज्यूमर्स कौन हैं और हमारे कंज्यूमर्स चाहते क्या हैं, हम कैसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स का यूज़ करके कस्टमर्स तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएंगे, और किस तरीके के एडवर्टाइजिंग मीन्स का यूज़ करेंगे जिससे कि हम अपने कस्टमर्स से प्रॉपरली इफ़ेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें। और इन्हीं सारे बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपनी प्लानिंग स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे और प्रोडक्ट की प्लानिंग और डेवलपमेंट करेंगे। इसके बाद तीसरा बोला गया इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एक्शन। यहाँ पे बोला गया कि एक्टिविटीज़ जो है मार्केटिंग की वो सिर्फ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं है। ठीक है, द मार्केटिंग डिपार्टमेंट शुड डेवलप द कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। जो मार्केटिंग मैनेजमेंट के दूसरे फंक्शंस में, जैसे प्रोडक्शन भी होना चाहिए, फाइनेंस उस हिसाब से अवेलेबल है कि नहीं कि आप प्रमोशन कर पाओगे, जो लोग हैं जो जैसे मान लेते हैं सेल्स पर्सन हैं, सेलिंग में इन्वॉल्व हैं, वो कैसे हैं, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, इन सब से इंटीग्रेट करके कोऑर्डिनेट करके तब हमें कुछ भी प्लान करना चाहिए, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर अकम्प्लिशिंग द डिज़ायर्ड गोल्स। तो इन शॉर्ट में अगर बोला जाए तो मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम जो है वो मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस से जुड़ा हुआ है, अलाइंड है और इंटीग्रेटेड है, यानी सारे फंक्शंस को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है मार्केटिंग फंक्शन। इसके बाद आता है रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, कि
ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स का भी हमको रियलाइज़ करना है। यानी ऐसा नहीं है कि हम मार्केटिंग पे बस फोकस कर रहे हैं और प्रॉफिट हमारा कहीं अर्न नहीं हो रहा है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज़ लॉन्ग टर्म थ्रू द कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ एन एम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन अगर आप करते हो तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की वजह से आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा ही होगा। और दूसरे गोल्स में अगर हम देखें तो बेसिक एम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन में भी सर्वाइवल, कि जो सबसे बेसिक एम है, यानी जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट करता है अपनी एक्टिविटीज़ तो वो सोचता है कि हम कम से कम सर्वाइव तो कर ही सकें। फिर सर्वाइवल के बाद फिर ग्रोथ हो, फिर प्रोडक्टिविटी बढ़े, इनोवेशन हो, फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देन सोशल ऑब्लिगेशंस के बारे में सोच पाता है। और ये सारे जो भी आपके गोल्स हैं ये कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन के थ्रू ही हम अचीव कर सकते हैं। उसके बाद ये डिफरेंस नहीं आता है ट्रेडिशनल और मॉडर्न मार्केटिंग में, ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर आएगा तो आपके पास लिखने के लिए प्रॉपर कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल हो चुका है ट्रेडिशनल और मॉडर्न मार्केटिंग पढ़ के। और इसके बाद ये जो है ये पूछ लिया जाता है कुछ मॉडर्न मार्केटिंग में रीसेंट ट्रेंड्स और इनोवेशंस आए हैं जो अलग अलग नाम से आपको वो कैब दिख रहा होगा, मेटा मार्केटिंग, डी मार्केटिंग, री मार्केटिंग, वायरल मार्केटिंग। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मेटा मार्केटिंग की बात करें तो पहले जो बिजनेस फर्म्स होती थी जो प्रोडक्ट्स को सेल करती थी, सर्विसेज को सेल करती थी, वही मार्केटिंग करती थी। मेटा मार्केटिंग मतलब डिफरेंट फर्म्स जो बिजनेस एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व हैं, जैसे एनजीओज हो गए, टेम्पल्स, यूनिवर्सिटीज़, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन को भी मार्केटिंग अपने अंदर इंक्लूड करने लगा है। यानी इन सारे इंस्टीट्यूशंस को भी मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ने लगी है। तो ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो मार्केटिंग यूज़ करते हैं, यानी मार्केटिंग का जो हॉरिजन वाइडन हो गया है, उसे हम मेटा मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे मेटाफिजिक्स भी आपने एक नाम सुना होगा। मेटा का मतलब ही क्या होता है? बियॉन्ड द लिमिट। तो मार्केटिंग की एक लिमिट थी कि बिजनेस इंस्टीट्यूशंस जो थे वो उसको यूज़ करते थे। अब मार्केटिंग जो है वो बियॉन्ड लिमिट जाके एनजीओज, टेम्पल्स और यूनिवर्सिटीज़ भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का यूज़ करने लगी हैं। इसके बाद डी मार्केटिंग देखिए, अगर आपको सिंपल सी लाइन में बताएं तो इसका मतलब क्या है कि जैसे एडवर्टीजमेंट के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट की डिमांड को क्रिएट करते हैं, तो अपने प्रोडक्ट की डिमांड को घटा देना। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सप्लाई डिमांड के हिसाब से हमारे पास अवेलेबल नहीं है। यानी हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो एक्सेस है और सप्लाई अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम वहाँ पे डी मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। और ये ज़्यादातर अंडर डेवलप्ड नेशंस में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ही डिमांड एक्सेस होती है और सप्लाई हम नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं। तो डी मार्केटिंग करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि अगर हम प्रॉपर सप्लाई नहीं कर पाएंगे जितनी डिमांड है प्रोडक्ट की, तो हमारे जो लॉयल कस्टमर्स हैं वो एलिनेट हो जाएंगे। ठीक है, वो उसके बाद से हमारे वहाँ से परचेज नहीं करेंगे। तो अगर हम मार्केटिंग को डी मार्केट कर देते हैं, अपने प्रोडक्ट को डी मार्केट कर देते हैं, तो डिमांड भी धीरे धीरे सप्लाई के इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। तो ये रहता है हमारा डी मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट। तो लास्ट में देखिए लिखा हुआ है कि डी मार्केटिंग इज द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इन रिवर्स। यानी डिमांड को बढ़ाना मार्केटिंग का काम है और डी मार्केटिंग का काम है डिमांड को बैलेंस करना। सिर्फ मार्केटिंग यही नहीं करता है कि डिमांड को इंक्रीज करना ब्लाइंडली, रेगुलेट करना उसके लेवल को, उसके शेप को, उसको बैलेंस करना भी मार्केटिंग का काम होता है। इसके बाद डी मार्केटिंग के बाद आता है री मार्केटिंग। री मार्केटिंग मतलब एक ही प्रोडक्ट का कुछ नया यूज़ निकाल लेना। जैसे कि अगर आप दूध देखिए तो दूध से चाय बनती है, चाय के अलावा उसके बहुत सारे यूज़ हैं। यानी आप उससे पनीर बना सकते हो, खोया बना सकते हो, मिठाइयाँ बना सकते हो, और भी दूध का हम बहुत ही सारा यूज़ कर सकते हैं। तो एक ही प्रोडक्ट का जिस वजह से वो ज़्यादा बिकता है उसके नए यूज़ को ढूंढ लेना, नए यूज़र्स क्रिएट कर लेना नए यूज़ के साथ में, उसे हम कहते हैं रीमार्केटिंग। यानी एक मार्केटिंग तो हम उसकी पर्टिकुलर यूज़ के लिए कर चुके हैं जो रिसेंट यूज़ होता है। जैसे मैगी जो है, तो पहले मान लेते हैं कुरकुरे जो था, तो एज अ स्नैक्स के लिए वो कुरकुरे बिकता था। उसके बाद कुरकुरे की चाट की रेसिपी उसके रैपर पे बन के आने लगी, फिर कुरकुरे के पकौड़े भी बन के आने लगे। तो इसकी वजह से हमने क्या किया, उसका एक नया यूज़ इजाद किया उसके रैपर पे ही, और अब उसी की मार्केटिंग हमने शुरू कर दी। यानी इसी को हम क्या कहेंगे, रीमार्केटिंग कहेंगे। इसके बाद जो फोर्थ टर्म है वो है ओवर मार्केटिंग। ओवर मार्केटिंग करने का क्या मतलब कि हमने अपने प्रोडक्ट
कि क्वालिटी को नहीं कंट्रोल किया, उसके प्राइस को नहीं देखा, सिर्फ हमने क्या देखा कि हमको सेल करना है, सेल करना है। यानी जैसे कि जो सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है एग्रेसिव सेलिंग, ओवर मार्केटिंग का भी मतलब वही है। फोकस करता है जनरेट इंक्रीज सेल्स वाइल नेग्लेक्टिंग क्वालिटी कंट्रोल, प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट। ये सब कुछ भी हमको नहीं देखना है, सबको नेग्लेक्ट करते हुए सिर्फ हमको अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है। इसको कभी कभी डाउन ट्रेडिंग भी कहते हैं, ठीक है। यानी हमारा अब लग रहा है हमको कि हमारी फर्म सर्वाइव नहीं कर पाएगी, तो सिर्फ हम उसको सेल करते जा रहे हैं। फिफ्थ जो ट्रेंड है वो है काउंटर मार्केटिंग का। काउंटर मार्केटिंग मतलब एक प्रोडक्ट की डिमांड को घटाने के लिए दूसरे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना है। जैसे कि इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स हैं, वर्मिसाइड्स हैं, या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करना, जिससे कि जो पावरफुल पेस्टिसाइड्स हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाते हैं, उनकी डिमांड कम हो जाए। तो ये हो गया काउंटर मार्केटिंग, ठीक है। तो ये देखिए लिखा है कि attempt to kill the demand for goods and services that harm the interest of society but supplying alternatives। यानी जो सोसाइटी की इंटरेस्ट को हार्म कर रहे हैं, उन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को किल करने के लिए अल्टरनेट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर देना। इसके बाद है ग्रीन मार्केटिंग। तो पता है, नाम से ही पता चल रहा है कि इको मार्केटिंग करनी है। ऐसे प्रोडक्ट्स हमको सप्लाई करने हैं जो पेपर बैग्स, जैसे पॉलीथीन की जगह पेपर बैग्स की मार्केटिंग करनी है। ऐसी कार्स बनानी है जो कम पोल्यूशन करें, यानी इलेक्ट्रिक कार्स। बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ट्रीज़ को फॉरेस्ट में कैसे बढ़ाया जाए, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाने। बायो शीट्स कल्टीवेशन हमको अपनाना है। तो ये सब ग्रीन मार्केटिंग में आ जाएगा। और ये जो मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में इम्बैलेंस लाते हैं। इसकी वजह से क्या है, ह्यूमन एक्टिविटी पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ग्रीन मार्केटिंग की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ गई है। इसके बाद जो सेवेंथ जो ट्रेंड है वो है वायरल मार्केटिंग का, जो आपको आजकल देखने को मिलता है। यूट्यूब आप चला रहे होगे तो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो देखने से पहले आपको किसी भी ब्रांड का, किसी का भी ऐड दिखेगा। जोमेटो, स्विगी का दिखता है, पेटीएम का, गूगल पे का। तो ये क्या है, वायरल मार्केटिंग। यानी जब लोग इन साइट्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे और उस पर आपका ऐड दिखेगा, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब ने वायरल मार्केटिंग को बहुत ईजी भी बना दिया है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब पे आप देखते होगे कभी कभी कोई क्वेश्चन भी पूछा जाता होगा, आपसे पूछा जाता होगा कि किस ब्रांड के बारे में आपने सबसे ज़्यादा सुना है, उसको बताना है किस ब्रांड को आप प्रेफर करोगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो वायरल मार्केटिंग में आती हैं। बोला गया कि टाइप ऑफ मार्केटिंग टेक्निक विच इंक्लूड्स वेबसाइट्स और यूजर्स टू पास ऑन अ मार्केटिंग मैसेज टू अदर साइट्स और यूजर्स। यानी कोई एक साइट खोलोगे, उस पर पता चला मिंत्रा का ऐड आ रहा है, अमेजोन का ऐड आ रहा है, आपको कोई चीज़ अच्छी लगी, उस पर आपने क्लिक किया, आप दूसरी साइट पे चले गए, यानी अमेजोन या मिंत्रा की साइट पे चले गए। तो ये क्या है, ये वायरल मार्केटिंग का ही एक तरीका है। अदर साइट्स और यूजर्स क्रिएटिंग अ पोटेंशियली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन द मैसेज विजिबिलिटी एंड इफेक्ट। आप देखते रहते होगे, नोटिफिकेशन भी आपके फ़ोन पे आता रहता होगा। ये सारा जो है ये वायरल मार्केटिंग का ही हथकंडा है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी इस समय वायरल मार्केटिंग ही है। यानी डिफरेंट जो सोशल साइट्स हैं, सोशल मीडिया वाली, उस पर कैंपेन की तरह चल रहा है। ज़्यादातर लोग जो एनर्जी ड्रिंक कंपनीज़ हैं वो यूज़ करती हैं, मूवीज़ की आ जाती हैं, पॉलिटिकल कैंपेन्स भी इसी तरह से चलाए जा रहे हैं। तो ये थे रीसेंट ट्रेंड्स जो कि मार्केटिंग में है। यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, जो कि हमने कॉन्सेप्ट्स के बारे में सारे ही जो भी पॉइंट्स थे वो कवर कर लिए हैं। जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रटते रहिए अगर रटने का मन है तो। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।